Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name essay writing. So हम सबको पता है essay writing कैसे होती है ना? इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्टिंग कैसे की थी। हम लोगों ने जब हम छोटे थे तो हम पहले 5 लाइन्स के लिए की कॉम्पोजिशंस वगैरह लिखते थे, है ना, जिससे हमें हैबिट होती है लिखने की। फिर उसके बाद बड़ी क्लासेस में आते हैं तो वो पैराग्राफ्स में चेंज हो जाते हैं, 40 to 50 वर्ड्स के पैराग्राफ, फिर 80 to 100 वर्ड्स के पैराग्राफ। सो इसी तरह से ऐसे राइटिंग जो है वो हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं सीखना, और धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उसके पैसेजेस बड़े हो जाते हैं, उनमें कंटेंट ज़्यादा लिखने लगते हैं। सो यहाँ पर ऐसे के बारे में क्या बताया गया, पहले उसे पढ़ लेते हैं। द वर्ड ऐसे मीन्स एन endure or attempt to write and on various topic including persons, place, animals, object and scene of some incident. ऐसे का मतलब है कि आप लिखने की कोशिश करें किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, चाहे वो पर्सन के बारे में, प्लेस हो, एनिमल हो, ऑब्जेक्ट्स हो, या कोई सीन हो, या कोई इंसिडेंट हो। द लेंथ ऑफ एन ऐसे डिपेंड ऑन द टॉपिक। टॉपिक पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी बड़ी होगी किसी ऐसे की। Generally, it means to convey one idea on a particular topic in simple, clear prose. ठीक है, सो जनरली क्या होता है कि जो ये ऐसे होता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को आप डिलीवर कर रहे हो, बता रहे हो कि आप उसके बारे में क्या जानते हो, क्या क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सारा कुछ उसमें बहुत क्लियरली लिखना होता है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी अडेयर टू वाइल राइटिंग एन essay. ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी जब भी आप एक पैराग्राफ या एक राइटिंग ऐसे राइटिंग करते हो। तो use simple, soft and smooth language. As far as possible, avoid lengthy sentences. Lengthy sentences मतलब जो सेंटेंस है वो 1, 2, 3 लाइन तक चला जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस लिख रहे हैं और ईजी लिख रहे हैं। राइट व्हाट इज रेलिवेंट टू द टॉपिक। टॉपिक से जो रेलिवेंट है सिर्फ वही लिखना है। अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं करनी किसी भी वर्ड की, किसी भी सेंटेंसेस की। डिवाइड ऐसे इनटू पैराग्राफ। अपने पैराग्राफ में डिवाइड करिए ऐसे को। एंड इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड द टॉपिक इन एन एम्फेथेटिक मैनर। इंट्रोड्यूस कीजिए और कंक्लूड कीजिए टॉपिक को बहुत एम्फेथेटिक मैनर में। जैसे कि पहले पैराग्राफ जब शुरू होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, सो आप उस टॉपिक के बारे में पहले बताओगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन। जैसे हम किसी को अपने आप के बारे में कभी बताते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, मैं एक लड़का हूँ, मैं इतने साल का हूँ, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा, मेरे पेरेंट्स कौन है, फिर हम अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। फैमिली के बाद हम अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं। एजुकेशन के बारे में हम आते हैं अपनी हॉबीज़ के बारे में कि हमें क्या क्या पसंद है, और लास्ट में हम बताते हैं कि हम ओवरऑल किस तरह की पर्सनालिटी हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है एक पर्सन को डिस्क्राइब करने का। अगर आप अपने बारे में भी जब ऐसे लिखने बैठेंगे तो आप उसमें स्टार्टिंग में नाम लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का लड़का हूँ या लड़की हूँ, और मैं एक इस तरह की फैमिली में रहता हूँ, इसमें मेरे साथ मेरे पिता, मेरे माता जी, मेरे भाई बहन रहते हैं। हम एक बहुत खुशहाल फैमिली है। फैमिली के बारे में लिखो या अपने बारे में जब लिखो, उसके बाद आप शुरू करोगे कि मेरी जो एजुकेशन, मेरी जो फैमिली है वो कैसी है, मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे माता जी क्या करते हैं, मेरा भाई बहन क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उनके बारे में लिखने के बाद आओगे अपनी एजुकेशन के बारे में कि मैंने इस स्कूल से ये पढ़ाई की, ऐसे ऐसे किया, सारी डिटेल्स। उसके बाद आपने नौकरी क्या की, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताओगे। लास्ट में आप ये बताओगे आप ओवरऑल एक बहुत हैप्पी, एंजॉय करने वाले, एडवेंचरस इंसान हो, पर्सन हो, ठीक है। इस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो शुरू होता है और एंड होता है। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं जिन्हें हम रीड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ ये पैराग्राफ किस तरह से लिखे गए हैं, ओके, ताकि हमें आइडिया मिल सके, ताकि हम भी अच्छे पैराग्राफ्स लिख सकें या अच्छी ऐसे राइटिंग कर सकें। ओके ना, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। द सोल्जर। They also serve who only stand and wait. There are a plethora of professions around us, and one of the most adventurous is the profession of a soldier. We live safely and in peace because of our brave soldiers guards our frontiers from enemy. There are 3 defense services: Army, Navy and Air Force. The men in army are called soldier, those in navy are called seamen, and those in air force are called airmen. Young men join the defense services at the young age from 16 to 25 years. They undergo
rigorous training, both physical and professional, related with their task in the services. However, their rigorous life does not end with training. They have to keep training hard to be at their best, to avoid of any danger from the enemy. This calls for highest degree of discipline. A soldier is soft-spoken, polite, but brave and courageous. He serves the nation even at the peril of his life. Next time you see a well turned out soldier, pay him the compliment he deserves. ओके सो यहाँ पर हमें बताया कि जो सोल्जर होता है वो कौन होता है, किस किस तरह की हमारे पास डिफेंस सर्विसेज हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कब ज्वाइन करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। उसके बाद लास्ट में उसमें कहा गया है कि आप जब भी किसी इस तरह के सोल्जर को देखो तो उसे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दो क्योंकि वो डिज़र्व करता है। ओके ना, अब हम बात करेंगे खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस, एज इज़ नो बार when it comes to serve the motherland to perform a noble cause. Khudiram Bose is such bright star in Indian history whose sacrifice did its bit in stimulating the Indian freedom movement. Khudiram Bose was born in a typical Bengali family in 1889. When he was an adolescent of the age of 15 years only, he started participating in the Indian struggle for freedom. He took part in several revolutionary acts against the brute English reign. He looted mail bags at Hatkach. He was dare enough to launch a bomb attack on the special train carrying the governor of Bengal. He was just 18 years of age at that time. He also organized a plot in collaboration with Praful Chakki and threw a bomb at the carriage of Kingsford. The session judge at Muzaffarpur, in protest against his high-handed man and prejudicial treatment, meted out Indians. Before this flower of India revolution against the British rule could blossom into full, he was hanged to death in 1908. We shall always remain in debt to this great young man. So देख रहे हैं आप ना, 1889 में पैदा हुए और 1908 में उनको फांसी दे दी गई। सो यहाँ पर खुदीराम बोस के बारे में शायद हम में से बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, बट खुदीराम बोस जो है वो एक टिपिकल बंगाली फैमिली में पैदा हुए थे और ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी एक्ट्स जो थे उनमें पार्टिसिपेट किया और उनको अंजाम दिया। सो उसके पूरे पैराग्राफ में आपको इनकी एज बताया गया कि एज जो है वो मैटर नहीं करती। अगर हम बलिदान पे उतर आए तो खुदीराम बोस जो है वो ऐसे ही किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं, किसी भी ऐसी पर्सनालिटी का जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें उसे इसी तरह से एलाबोरेट करके बताना पड़ता है। ओके नाउ नंबर 3, अ सीन एट अ फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. The government takes welfare measure for the well-being of the population. One such measure is the public distribution system or the fair price shops. The fair price shops are located in all localities of city village. The articles sold here include sugar, wheat or wheat flour, vegetable oil, pulses, cereals, clothes, kerosene oil, etc. Every citizen of our country is required to register with the government office to be issued with a ration card. A ration card also includes many other information. Last week, my mother asked me to buy sugar from the fair price shop. She gave me a cloth bag, money and the ration card. I cycled to the shop. There was a long queue at the shop. People standing in queue patiently waiting for their turn. The man at the counter entered detail from the ration card, took money and asked his assistant to weigh sugar as per quota. It took me half an hour to collect sugar. The man at the counter was a jovial person who would often smile.
I cycled back home with sweet memories of the fair price shop and the shopkeeper. So यहाँ पर एक सीन है फेयर प्राइस शॉप का, जिसे हम राशन की शॉप कहते हैं, जहाँ गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है, आप जिस लेवल तक मतलब गवर्नमेंट ने कई कैटेगरीज डिवाइडेड की हुई हैं, उस हिसाब से आपको जो है वहाँ से राशन मिल जाता है. सो अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग, की कितनी महीने की आय है, आय मतलब इनकम है, उस हिसाब से उन्हें पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ राशन जो है वो दिया जाता है. उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ राशन को लेने के लिए ये बच्चा जो है वो वहाँ गया और वहाँ का सीन उसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. ठीक है. सो यहाँ पर उसने जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कुछ लिखी हुई है कि कैसे वो गया, क्या हो रहा था वहाँ पर. उसने ये भी बताया कि उसकी मम्मी ने उसे क्लोथ का बैग दिया, उसे पैसे दिया और उसे राशन कार्ड भी दिया. साइकिल करके जब वो वहाँ गया तो उसने बहुत लंबी लाइन देखी. लाइन में उसने देखा कि लोग बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं और एक आदमी जो है एक एक करके सबके जो कार्ड्स हैं उन्हें लेता है, उसमें सारी डिटेल लिखता है, पैसे लेता है और पूछता है कि उन्हें कितना चाहिए, और उसके कोटे के हिसाब से कि उसका कौन सा कोटा है, उस हिसाब से उसे 3 किलो शुगर मिलेगी, 5 किलो मिलेगी, 7 किलो मिलेगी कि 10 किलो मिलेगी, उस हिसाब से उसे दे देता है. पर पर्सन 1 kg के हिसाब से मिल रहा है कि किस तरह से मिल रहा है. सो उसे करीबन हाफ एन आवर लगे और उसने देखा जो काउंटर पे जो पर्सन था वो बहुत जॉवियल नेचर का था, मतलब बहुत खुशनुमा नेचर का था. कभी कभार वो बीच बीच में लोगों को स्माइल भी दे रहा था. सो उसकी जो स्वीट स्माइल थी, ये क्यों थी, उसमें जो शुगर उसने इकट्ठी की अपनी फैमिली के लिए, ये सारी मेमोरीज लेके वो वापस अपने घर चला गया. तो ये सारी कहानी इसने यहाँ पर एक ऐसे में इस तरह से लिखी हुई है. द न्यूज़पेपर. अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की. द टाइम ऑफ माई गोइंग टू स्कूल coincides with the arrival of the newspaper vendor to supply us with daily newspaper. So coincide मतलब कि coincidentally क्या होता था कि जब ये स्कूल के लिए निकल रहा होता था तभी वो न्यूज़पेपर वाला आ रहा होता था. The newspaper is an authentic source to know happening about the world. पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर एक ऑथेंटिक सोर्स हुआ करता था. इसके माध्यम से ये पता चलता था देश विदेश, हमारी कंट्री में, हमारे आसपास के लोकेलिटी में क्या चल रहा है और क्या नहीं. इट ब्रिंग अस न्यूज़ वेदर इट इज़ पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इन्वेंशंस और अदरवाइज. ठीक है, हर तरह की न्यूज़ हमारे तक पहुंचती थी. न्यूज़पेपर ऑल्सो कैरी वेरियस आर्टिकल्स ऑन हेल्थ, स्टोरीज, एनालिसिस एंड चिल्ड्रन सेक्शन. द न्यूज़पेपर गेट्स इट्स न्यू फ्रॉम सेवरल एजेंसीज लाइक UNI. Every newspaper has a number of correspondents who visit various places to gather news. ठीक है. सो ये बहुत सारी एजेंसीज होती थी, इनके जो लोग होते थे वो अलग अलग जगहों पे जाकर वहाँ से न्यूज़ इकट्ठा करके लाते थे. ऑल द न्यूज़ दस कलेक्टेड इज फेड इनटू कंप्यूटर. और उसके बाद सारी न्यूज़ जो है वो कंप्यूटर में डाल दी जाती थी. द न्यूज़ is distributed on all the pages of the newspaper according to the importance attached to a news. न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसी इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से वो हर पेज पे उसे एक कॉर्नर दिया जाता था या एक जगह दी जाती थी. अ मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर प्रिंटेड एट द फ्रंट पेज वाइल लेस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज पब्लिश्ड इन द इनर पेजेस. सो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्रंट पेज पे और जो कम इंपॉर्टेंट है वो अंदर के पेज पे लिखी जाती थी. देर आर सम पेजेस मार्क्ड फॉर स्पेशल न्यूज़. कुछ पेजेस जो थे उन्हें स्पेशल न्यूज़ के लिए ही रखा जाता था. देर आर जनरली स्पेसिफिक पेजेस to carry news on sports, cities, business, international news, etc. तो कुछ स्पेशल पेजेस होते थे जिसमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती थी, सिटी की न्यूज़ होती थी, बिजनेस न्यूज़ होती थी या इंटरनेशनल न्यूज़ होती थी. सो द न्यूज़पेपर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू कीप आवर सेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ द हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस. सो न्यूज़पेपर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, अपने आप को इस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है, अपने आप को इन्फॉर्म करने का कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है. सो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ इसलिए समझाया कि इससे पहले पैराग्राफ जो थे वो मैं आपको पूरा लास्ट में समझा रही थी. लाइन टू लाइन भी आपको यही समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम किसी भी ऐसे को जब लिखते हैं तो उसके बारे में पहले बताते हैं कि वो कैसे हमारे, पहले उसने बताया कि वो कैसे हमारे घर तक पहुँच रहा है, फिर उसने बताया कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, है ना, क्या लेकर आता है हम तक, फिर उसने बताया कि कैसे ये एजेंसीज जो हैं वो काम करती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, किस तरह की. इन्हें अभी आप बहुत आपकी क्लासेस छोटी हैं इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए. जब आप बड़े होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है इसमें और ज़्यादा लिखनी होगी.
ठीक है। सो चलिए यहाँ पर होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। असेसमेंट जोन में लिखा है राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। अ हॉकर, गलियों में घूमते हैं, सामान बेचते हैं, उन्हें कहते हैं हॉकर। अ हॉकर, जवाहरलाल नेहरू, एन एरोप्लेन, अ जर्नी बाय ट्रेन, माई फेवरेट स्टोरी बुक, अ फेस्टिवल आई एंजॉयड, गुड मैनर्स, माई फेवरेट गेम, अ बिजी रेलवे स्टेशन, अ वेकेशन आई एंजॉयड। सो इनमें से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको आप लिख सकते हैं। जैसे माई फेवरेट गेम, अब बिजी रेलवे स्टेशन का क्या सीन होता है, अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन देखा हो। अ वेकेशन आई एंजॉयड, ऐसी छुट्टियां जो आपने बहुत इन्जॉय की हों। अ जर्नी बाय ट्रेन, कभी आपने ट्रेन से जर्नी की हो तो वो कैसी रही आपके लिए। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। माई फेवरेट स्टोरी बुक, स्टोरी बुक जो है माई फेवरेट स्टोरी बुक का नाम पर शुरू लिखेंगे, उसका देखेंगे कि मेरी जो स्टोरी बुक्स होती हैं उससे हमें बहुत सारी स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं। कुछ मॉरल स्टोरीज होती हैं, कुछ हमें लाइफ की ऐसी सीख दे जाती हैं। स्टोरीज बुक जो हैं टाइम पास के लिए होती हैं, आपकी रीडिंग इंप्रूव कर सकती हैं। ये इस तरह से आप उसकी स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद आप लिखोगे कि आपकी स्टोरी बुक कौन सी फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, क्या है उसके अंदर, क्या कैरेक्टर्स हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिलता है। और लास्ट में ये लिखोगे कि इस स्टोरी बुक को पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है ना। ये सारी चीज़ें लिखकर और आपको स्टोरी को उस ऐसे को एंड करना है। सो आप होपफुली आप बहुत अच्छे से इन पैराग्राफ्स को लिख सकते हो। आपके पास 4 ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं, आप उन्हें रीड करके और ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एसेस को लिखा जा सकता है। तो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब दिए हुए जो टॉपिक्स हैं उन पर आप अपने ऐसे खुद लिख सकते हैं।